नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ एसएससी वाला की पूरी टीम बैठी है यहाँ पर। सो आई वेलकम ऑल दी पैनलिस्ट हियर। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग स्टूडेंट्स के वो कॉमन डाउट्स, वो कॉमन क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में मंडराते रहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर, आज उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब उन सवालों का जवाब आपको देंगे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जहाँ लाखों स्टूडेंट्स इसका सपना देखते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं। एक एक करके उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और अपने सेशन को शुरू करते हैं। कुशल सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, स्टूडेंट्स जो आर्ट साइड को बिलोंग करते हैं, 12th उनका अगर आर्ट साइड का है, तो क्या उन स्टूडेंट्स के लिए भी एसएससी एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शन है? क्या वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? थैंक्स अ लॉट आसिम सर, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। और मुझे लगता है 70 से 80% लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने 12th आर्ट से किया है, अब मैं एसएससी क्या क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। तो एक सिंपल सी बात यह है, एसएससी की अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, सो दैट इज़ एंटायरली 10th लेवल, 10वीं तक की जो आपने मैथ्स पढ़ी है, जो आपने इंग्लिश सीखा है, जीके जीएस जो आपने किया है, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो एक स्टूडो सब्जेक्ट है, हिडन सब्जेक्ट है, आपने कभी नहीं सीखा है। बट सिचुएशन अभी ऐसा है कि आप चपरासी से लेकर के कलेक्टर बनना है तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस टैकल करने होंगे। तो उस पर हम बात ना भी करें तो काम चलेगा। सो द बेसिक पार्ट इज़, हम मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस की बात करते हैं तो पूरी की पूरी सिलेबस जो है वो 10th तक की है। और हमेशा ये देखा गया है कि 10वीं तक की पढ़ाई आप अपने गार्जियन के पास रह के ही करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप गार्जियन के पास हैं तो वो स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं ना, आपको हवा नहीं लगता है, मतलब आप हीरो नहीं बनते, आप आवारा नहीं बनते, मतलब आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो डेफिनेटली मैटर नहीं करता है कि आपने 12th आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है, आपने 10वीं तक की पढ़ाई अच्छे से की है तो आप बहुत ईजिली एसएससी को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर का ये कहना है कि एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्लास 10th के लेवल पे होता है। संदीप सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एग्ज़ाम तो 10th के लेवल पे होता है, लेकिन इस बार एसएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है, तो ये चेंज जो पैटर्न है वो कितना बेनिफिशियल रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए? जी सर, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर कमेंट किए हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं वन बाय वन, ये स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स को ये जो पुराना पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग उनको लगता था कि हम केवल प्रीलिम्स के 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं और मेंस में हमें जो एफर्ट लगाना है वो केवल 2 सब्जेक्ट्स में लगाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न था। अब न्यू पैटर्न आया तो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को भी मेंस में रख दिया गया। तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, अब उन्हें मेंस तक के लिए पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो बच्चों को एक चीज़ सबसे पहले समझना चाहिए कि प्रीलिम जो है अभी पैटर्न चेंज होने के बाद क्वालिफाइंग नेचर हो गया। क्वालिफाइंग जब भी किसी भी एग्जाम का होता है, किसी भी एग्जाम का प्रीलिम अगर क्वालिफाइंग होता है तो उसका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो काफी इजी हो जाता है। तो बच्चों के जो पहले प्रीलिम्स में पूरी जान लगा के चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ने पड़ते थे, पढ़ना वैसे ही है, बस प्लस पॉइंट ये हो गया कि अब आपका प्रीलिम इजी लेवल के पेपर होने से क्रैक हो जाएगा और वो एफर्ट जो आप पहले लगाते थे प्रीलिम को केवल क्रैक करने के लिए, वो अब आपको मेंस में लगाना है। तो कुल मिला के ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है मेंस के लिए ये सब्जेक्ट्स चेंज होने से या पैटर्न चेंज होने से। चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि अब थोड़ा सा बच्चे का प्रीलिम क्रैक होने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो मेंस में डबल एनर्जी के साथ बच्चा लगेगा कि चलो एक पड़ाव तो पार हो गया, अब हमें केवल कुछ और मेहनत करनी है ताकि मेंस को भी क्रैक किया जा सके। तो कॉन्फिडेंट रहिए, चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है, करना वही चीज़ है जो आप किया करते थे। ओके, तो चीज़ें वही हैं, सर का कहना है कि चीज़ें वही हैं। तो शिवम सर, मैं आपके पास आसिम सर, मैं संदीप सर की ही बात को यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। आज दोपहर में ही संदीप सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो संदीप सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पहले क्या था कि बच्चा 4 सब्जेक्ट पढ़ता था, प्री देता था, मेंस के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, तो कहीं ना कहीं बच्चा ना थोड़ा चीटेड सा फील करता था कि प्री के लिए मैंने रीजनिंग भी पढ़ा, जीके जीएस पढ़ा, बट अभी वो जो बच्चे जिनका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है वो बाजी मार जाते हैं। तो अभी अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स पे, तो अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन है, अब कोई बायसनेस नहीं है, आप कैसे भी हो, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस हर जगह पे, प्री में भी वही, मेंस में भी वही, तो ओवरऑल आपका पूरा एफर्ट हर जगह काउंट हो रहा है। ये संदीप सर की थॉट मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब हमने दोपहर में डिस्कस किया था।
ओके ओके। तो सर का कहना ये था कि चीज़ें वही हैं, चीज़ें सेम है। शिवम सर, चीज़ें वही हैं, चीज़ें सेम हैं, लेकिन इस चेंज्ड एग्ज़ाम पैटर्न में क्या कुछ स्ट्रैटेजी भी चेंज आएगा? सर जब हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज स्ट्रैटेजी में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा जो है जब प्रीलिम्स की तैयारी इससे पहले कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं रीजनिंग के लिए भी तैयार कर रहा था, वो जीएस पढ़ ही रहा था। हाँ, थोड़ा सा वो मेंस में उन सारी चीज़ों से हट जाता था, लेकिन अब जब वो प्री में पढ़ेगा तो वो प्री में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि रीजनिंग अब मेंस का भी पार्ट हो गई, जीएस भी मेंस का पार्ट हो गई। तो जब वो प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करेगा, ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ेगा, जितना वो मैथ्स और इंग्लिश को पढ़ता था, तो वो ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। उसके पास ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि वो ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर पाए, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस्ड होगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। प्रमोद सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक्चुअली दो सवाल छुपे हैं उसमें। पहला तो ये, स्टूडेंट कहता है कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एसएससी क्लियर कर सकता हूँ? और उसी में एक सवाल ये है कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र भी हूँ, तो क्या एसएससी में फिर भी क्लियर कर सकता हूँ? एक एवरेज छात्र हूँ और दूसरा मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो क्या मैं एसएससी एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से एसएससी को क्लियर कर सकते हैं, और आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो जो एवरेज स्टूडेंट है वही ज़्यादातर क्या करता है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। और एसएससी की बात करूँ तो एसएससी बढ़िया सी पोस्ट दिलाता है 12th लेवल के बाद, और हिंदी मीडियम होना, एवरेज होना सबसे अच्छी बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो आप क्या करोगे, डीप नॉलेज में घुस जाओगे। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, आप वही चीज़ पढ़ोगे जो एग्जामिनेशन में आएगी। ठीक है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो तैयारी कर सकते हैं आप चाहे एक एवरेज स्टूडेंट रहे हों, चाहे आप ब्राइट स्टूडेंट हो, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, हिंदी माध्यम से पढ़े हो या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। शिवम सर, आपसे ये क्वेश्चन है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद एस्पिरेंट्स को जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उन्हें क्या क्या पोस्ट मिल सकती है या मिलती है? बिल्कुल आसिफ सर, क्या है कि जब कोई भी बच्चा एसएससी के एग्जाम में अपेयर होता है तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टाइप की जॉब है। तो अगर मैं जॉब को थोड़ा सा कैटेगराइज कर दूं तो एक आपका ग्रेजुएट लेवल पे हो गया, एक आपका 12th लेवल पे हो गया, एक 10th लेवल पे हो गया। तो जितने बच्चे ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं उसमें दो एग्जाम है हमारे मेनली, जहाँ पे सीजीएल की बात होती है, जहाँ पे एसएससी जूनियर इंजीनियर की बात होती है। तो जब हम लोग सीजीएल की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत शानदार पोस्ट हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, कस्टम ऑफिसर है, सीबीआई है, आईबी है, और ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको सीजीएल के थ्रू पोस्टिंग मिलती है। इन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है जो ग्रेजुएट लेवल से ही सर आती है। फिर हम लोग आ जाते हैं सर 12th लेवल एग्जाम पे। तो वहाँ पे दो तरीके के एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम है CHSL, जहाँ से इन्हीं सारी मिनिस्ट्रियों में असिस्टेंट लेवल की पोस्ट होती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है। तो इन पोस्टों पे बच्चों, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, तो वहाँ पे बच्चा जो है वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। इसी पे अगर हम लोग 12th लेवल पे बात करें तो सर एक और एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनो की जरूरत जनरली पड़ती है, ये एक तरीके से शॉर्ट एंड टाइपिंग होती है। तो स्टेनोग्राफर्स की भी मिनिस्ट्रियल में जरूरत पड़ती है, क्योंकि नेताओं को आपने देखा होगा कि जो नेता वगैरह होते हैं ना, उनकी स्पीच बड़ी बड़ी होती है, उनको शॉर्ट में लिखने के लिए जरूरत पड़ती है उनको, है ना। तो स्टेनोग्राफर की सब पोस्ट आती है जो वो भी 12th लेवल की होती है। फिर हम आ जाते हैं 10th लेवल पे। तो 10th लेवल पे सर SSC GD का एग्जाम है, जिसकी पोस्ट अभी चल रही है, वैकेंसी भी है अभी। तो GD का एग्जाम होता है, GD के थ्रू हम लोग जितने भी हमारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम CPO बोलते हैं, तो BSF हो गया, SSF हो गया, NIB हो गया, NIA हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, असम राइफल्स हो गया, ITBP हो गया, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सर कांस्टेबल में जाने का मौका मिलता है। ग्रेजुएशन लेवल पे सर एक और पोस्ट होती है जो CPO के थ्रू सब इंस्पेक्टर के लिए आती है। तो सब इंस्पेक्टर का जो एलिजिबिलिटी है वो भी ग्रेजुएशन है, और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वो भी इन्हीं सारे ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जहाँ पे हम लोग जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम्स होते हैं। तो ये वो सारे सर मोटे मोटे एग्जाम्स हैं SSC के, जहाँ पर बच्चा जो है जिनके लिए तैयारी कर सकता है, और ये वो बहुत शानदार पोस्ट है जहाँ वो अपने आप को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। ओके संदीप सर, कंटिन्यूइंग विद दिस, सर ने जहाँ पर पॉइंट दिया कि हम लोग जो है जब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में डील करते हैं। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग उसको पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। ऐसे में उसका टाइम कभी कभी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, कहीं वो स्टक हो जाता है। तो कैसे स्टूडेंट, इस एस्पिरेंट जो है इस फेज से बाहर निकले, क्या करे वो कि उसका टाइम वेस्ट ना हो?
जनरली दो तरीके से बच्चों के टाइम जो है वेस्ट होते हैं। पहला, जब वो अपने प्रिपरेशन सही स्ट्रेटजी सही गाइडलाइन के तहत नहीं करते तो वहां पर उनका जो भी टाइम होता है अगर सही जगह पे सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो वो वेस्ट हो जाता है। और दूसरा होता है सर बच्चों के टाइम वेस्ट होने का कि मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कभी किसी दोस्त आया, चलो भाई आओ मूवी देखने चलते हैं, वहां पे चले गए, टाइम वेस्ट हो गया। घूमने फिरने चले गए, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कन्वर्सेशन नहीं हो रही या नहीं चल रहा है, तो वहां पे टाइम वेस्ट होता है। तो मेनली ये दो तरीके जो भी टाइम वेस्ट करने के हैं, आप कहीं भी टाइम अगर वेस्ट कर रहे हो तो जनरली ये चीज तभी होता है जब बच्चे को लगता है कि हाँ कोई नहीं, इस चीज को अभी ये कर लेते हैं, पढ़ाई उसके बाद कर लेंगे या रात में कर लेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो चीज होता है ना सर, जब तक हम प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट ही करते रहेंगे। टाइम को अगर बचाना है कि हम कैसे जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कभी दोस्त के साथ, कभी मूवी देखने में, पार्क में घूमने में, मॉल घूमने में, अगर उस चीज को बचाना है तो एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है फियर ऑफ लॉस का। जब तक इंसान फियर ऑफ लॉस के माइंडसेट में काम करता है तब तक वो किसी भी चीज को कभी भी वेस्ट नहीं करता। कोई भी चीज हो, अगर हमें कुछ भी करना होता है, हमें लगता है कि इसको करने से हमारा ये नुकसान हो जाएगा, तो हम वो एक बार उसको सोचते हैं कि यार इसको करें या ना करें क्योंकि ये नुकसान हो जाएगा। समय हमारे पास 24 घंटे आते हैं और उसके लिए हम कुछ पे नहीं करते, तो हमें लगता है कि अरे टाइम तो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 घंटे अगर दोस्त के साथ दे दिए, 3 घंटे मूवी देख लिए, तो क्या हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को इस चीज को समझना पड़ेगा कि टाइम देने पर भी उसका लॉस है, और इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सपोज आप जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक मान लीजिए कि आपके उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपकी एक सैलरी आपके पास आएगी जो लगभग 50,000 या 60,000 होगी। तो एक समझने के लिए मान ले लेते हैं कि मान लो आप 60,000 रुपए सैलरी वाली जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि दिन का 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपए अगर आपकी डेली की इनकम है और अगर आपको 10 घंटे काम करने पड़ते हैं, यानी कि आपको 1 घंटे की कीमत आपकी 200 रुपए पड़ी। अब अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो अपनी पढ़ाई के अलावा जो आपके लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो आप ये सोच के चलो कि आपका 200 रुपया घंटे का समय आप उसमें लगा रहे हो। दोस्त के साथ अगर आपने 4 घंटे घूमा तो यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 800 रुपए आपने दोस्त के साथ वो गप सड़ाके करने में बिता दिए। आपने अगर मूवी देखी जिसका आपके गोल से, मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अगर 3 घंटे की मूवी आपने देखी तो यानी कि आपने 600 रुपए का मूवी देखने में आपने वेस्ट कर दिया। अब दोस्त भले आपका टिकट ले रहा है मूवी का, लेकिन आपने अपने क्या लगाया उसमें 600 रुपए। तो एक सवाल खुद से पूछा कीजिए कि अगर वही मूवी का टिकट आपको 600 रुपए का पड़ता है तो क्या आप परचेस करोगे? शायद ज्यादातर बच्चे सीधा कह देंगे कि कभी नहीं करेंगे। या कोई भी चीज जिसमें भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने से सवाल पूछो कि हाँ अगर 4 घंटे मेरे वेस्ट हुए तो क्या 4 घंटे का अगर 800 रुपए देकर मुझे उस काम को करना पड़ता तो करता मैं? जवाब आपको ज्यादातर बच्चों को मिलेगा सीधा नो। तो जब आपको पता है कि अगर उतना पैसा दे के हम नहीं कर सकते, तो ये समझ के चलिए कि आपके पास ऑलरेडी उतने रुपए घंटे के हिसाब से आपका टाइम है जिसको आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक स्टूडेंट को जो चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे ये चीज़ बनना है, उस चीज़ को उसको पहले से जीना पड़ेगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो सीजीएल की जिस पोस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी उस पोस्ट पे हो, बस कुछ प्रिपरेशन करनी है, कुछ एग्जाम्स क्रैक करने और फिर अपनी जिम्मेदारी को संभालना है। तो टाइम की कीमत आपकी उसी दिन से उतनी हो जाती जिस दिन से आप उस चीज का माइंडसेट करते हो, फॉर्म फिल करते हो, प्रिपरेशन शुरू करते हो और एग्जाम देने के लिए जाते हो। बस इस माइंडसेट के साथ रहिए, कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे सर। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे आपके टाइम टेबल को लेकर, आपके स्ट्रैटेजी को लेकर। प्रमोद सर, आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक सवाल मेरा आपसे है, एसएससी के एग्ज़ाम में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इनका कितना वेटेज होता है? क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे? क्या वेटेज है इसका? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर एक जनरल बात की जाए तो 70% जो होता है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आता है। जब से टीसीएस ने एग्जाम कराना शुरू कर दिया है तो बहुत सारी शिफ्ट में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। भाई बहुत सारी शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है, पेपर होता है। जब बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होता है तो चांसेस ये होते हैं कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, और ऐसा होता भी है। सपोज हमारे 4 शिफ्ट हो रहे हैं, पहली शिफ्ट में जो पेपर आया उसमें जो क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन आपको 3rd या 4th शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, और ऐसा ही होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर।
अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो आपको प्रीवियस ईयर लगाने ही लगाने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो प्रीवियस ईयर का सर बहुत ज़्यादा वेटेज है। ओके, थैंक यू सो मच सर। शिवम सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि स्टूडेंट जब इस एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, क्या एक राइट टाइम होना चाहिए, कब से उसे ये तैयारी शुरू करनी चाहिए? आसिम सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ये अक्सर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके मन में चलता रहता है कि सर वो एक सही टाइम क्या होगा, किस समय पे जो तैयारी है उसको स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो जैसा कि सर अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कैटेगरीज पे अलग अलग पोस्ट है, तो डिपेंड करता है कि आपके जेहन में क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका माइंड सेट क्या है, आपका ड्रीम क्या है। मान लीजिए आपने एसएससी जीडी के लिए आपने ड्रीम कर रखा है, तो आप 10th के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है कि जब आप जस्ट इमेजिन उसकी क्वालिफिकेशन 10th है, तो ऐसा तो नहीं कि आपने 10th क्वालिफाई किया या 10th से पहले, तो ये माइंड चलेगा कि सर 10th क्वालिफाई करने के बाद हम स्टार्ट करें प्रिपरेशन या उससे पहले करें। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि 10th पास के बाद ही आप जीडी में सेलेक्ट हो पाओगे, तो आप उससे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है वो 10th लेवल तक का ही है। तो जब आप 10th के बाद थोड़ा सा और आपको जरूरत पड़ेगी उस प्रिपरेशन करने की, वो माइंडसेट लाने की और वो तरीके लाने की, वो अप्रोच लाने की, जिससे आप सीजीएल और जो आपका एसएससी जीडी वाला एग्जाम है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो 12th लेवल का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, जैसे स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, तो उसके लिए 11th और 12th जो है वो एक बहुत बढ़िया समय हो सकता है। हालांकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th के बाद भी तैयारी करते हैं, लेकिन एक राइट डायरेक्शन की बात करें तो आपके माइंडसेट में पहले से ये चीज होना चाहिए कि हमें सीएचएसएल का एग्जाम अगर क्रैक करना है, अगर मुझे सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करना है, तो सिंपल सी बात है कि फिर हमें अपनी तैयारी जो है वो पहले से एक माइंडसेट तो करना चाहिए। जैसे हम जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दे, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे, मैथ्स में थोड़ा सा हम लोग ये फोकस करने लगे कि क्या सिलेबस आता है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज जब आप गेन करना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप आपकी डायरेक्शन जो है ना वो उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आते हम लोग सबसे बड़े एग्जाम पे, जो कि सीजीएल है सर। तो सीजीएल की जब तैयारी आप करना स्टार्ट करोगे तो वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाती है। सारे जितने भी बच्चे हैं लगभग वो सारे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों की कि जैसे ही आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, वहां से आपका गोल क्लियर होना चाहिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एसएससी के सीजीएल का एग्जाम देना है, तो फिर आपको तैयारी वहां से स्टार्ट करनी है। और फर्स्ट ईयर होगा आपके पास, सेकेंड ईयर होगा, फाइनल ईयर होगा, और जैसे ही आप जब ग्रेजुएशन को क्लियर करेंगे ना, तो आपकी तैयारी उस लेवल की हो चुकी होगी कि फिर तो आप टॉप लेवल पे एमई में ही जाएंगे, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनेंगे, फिर उससे कम आपको सोच ही नहीं सकते। आप एक्साइज, कस्टम, ये जो टॉप मोस्ट पोस्ट है, फिर आप उसी के बारे में सोच रहे होंगे। और एक फायदा और होता है सर, जब बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सीजीएल एक इतना बड़ा एग्जाम है एसएससी का, इसको मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है सर। तो सीजीएल की प्रिपरेशन के साथ साथ ऑलरेडी बच्चे की जो 12th लेवल की प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी हो रही होती है, जो 10th लेवल की प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी हो रही होती है। तो ये बात मैं यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा, चाहे वो 10th लेवल की तैयारी करना चाहता हो, चाहे वो 12th लेवल की तैयारी करना चाहता हो, अगर उसके माइंड सेट में पहले से ये होगा कि जो सीजीएल का होलसेल सिलेबस है उसको अगर हम कंप्लीट कर लें, दैट मीन्स उसकी तैयारी जो है वो हर एक स्टेजेस की हो जाएगी। और इसका फायदा एक और होगा सर, सिलेक्शन पोस्ट एक और पोस्ट होती है जिसका एग्जाम एसएससी कराता है, उसमें भी इसी तरीके का लेवल है, 10th लेवल है, यानी कि हमारा जो मैट्रिकुलेशन लेवल है वो है, हायर सेकेंडरी लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, तो उसकी पोस्ट के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा और उसकी प्रिपरेशन जो है वो सर एक बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, तो तैयारी जो है वो आपको जल्दी शुरू कर देनी है, तैयारी आपको पहले ही से स्टार्ट कर देनी है। एक आखिरी सवाल कुशल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और शायद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। सवाल ये है सर कि अगर हम तैयारी, जैसा कि अभी बताया शिवम सर ने कि हम तैयारी पहले ही शुरू करें, क्या हम तैयारी पहले ही शुरू करेंगे भी तो क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी क्लियर कर सकते हैं? बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है। बहुत, जैसा कि आपने मुझे एक इंस्ट्रक्शन जैसा दिया है कि कॉन्साइज रखना है चीज़ को, बहुत स्ट्रेट आंसर आपको चाहिए, तो इसके लिए 2.5 पॉइंट्स हैं। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, लोग कहते हैं 2-3 पॉइंट्स है याद रखो, मैं थोड़ा हटके कह रहा हूँ 2.5 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। सबसे पहली चीज आपने ये अक्सर सुना होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग लेस यू आर गोइंग टू ब्लीड इन द बैटल। आप जितना ज़्यादा पसीना अपने अभ्यास में, प्रैक्टिस में बहाएंगे, उतना ही कम खून जंग में बहेगा। अब आपको गोली बारूद तो चलानी नहीं है भाई, आपको कलम चलाना है। दूसरा फॉर्मूला, पेन और दिमाग का रिलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उल्टा है।
आप पेन चला रहे हैं, दिमाग आपका स्लो होगा, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आपको दिमाग शार्प करने के लिए पेन को रोकना होगा। तो ये 2 फॉर्मूलेज हो गए। मतलब पहले को मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूं, मतलब आपको यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आज हम क्यों नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना। द ओनली रीजन बीइंग हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हम स्टेबल हो गए हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सबसे पहली चीज वही। तो वही मैंने कहा कि जितना ज्यादा आप कलम चला रहे हो अभ्यास में, क्लासेस में, उतना कम कलम आपको परीक्षा में चलाना है, तो आप सफलता के पास जा रहे हो। देखिए, भगवान ने हम सब के लिए गलतियां गिन रखी हैं कि आपको अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में अगर मुझे 5000 गलती करनी है ना, तो वो सारी गलतियां अगर मैं क्लास में कर लूं तो परीक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आई होप आप याद रखेंगे। और वो जो आधा पॉइंट ये है कि फर्स्ट थ्रू वाली बात, तो देखिए एक नया जोश होता है, जज्बा होता है, और आपको समाज को ये भी दिखाना होता है कि भाई मैंने तो पहली बार में इसको किया है। तो जिस प्रकार एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, ये एग्जैक्ट एक फॉर्मूला है। आप 9 महीने अपना दे दीजिए, एसएससी आपको नौकरी दे देगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करूंगा सभी अपने पैनलिस्ट का। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारे पैनलिस्ट के जो मैसेजेस हैं और जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ के तरीके हैं वो आप तक एकदम क्लियर पहुंच गए होंगे। तो धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू सो